स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट यूएस ऑल गुरु। और आज आपके सामने मैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का चौथा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने बिहार दरोगा, बीएसएससी इंटर लेवल तथा साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया हूँ। इस वीडियो को लाने का हमारा उद्देश्य सिंपली यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री से अब जो भी क्वेश्चन आए वो आपका ना छूटे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें एक से एक कंटेंट मैं लेकर आया हूँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से निकल सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। जी हाँ, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, यानी भारत में जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसके जनक कौन या फिर कौन ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था। चार ऑप्शन है, अल्मेडा, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले। तो होगा द अल्मेडा। देखिए यहाँ पर अल्मेडा और अल्बुकर्क, जैसा कि आपको पता होगा, पुराने बच्चे तो जानते हैं कि नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि बहुत सारे अभी जितने भी यूट्यूब चैनल पढ़ाते हैं वो सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ा के निकल जाते हैं। इससे बच्चों का कहीं ना कहीं ज्ञान सीमित होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन को समझा दे रहे बच्चों को, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एक बात करते हैं अल्मेडा। अल्मेडा जाने जाते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी उस पॉलिसी को बोलते थे जिससे समुद्री मार्ग से आप अपने व्यापार को सुचारू कर सकते हैं। यानी इन्होंने ये माना था कि अगर समुद्र पर अपना हमारा कब्जा हो जाएगा तो हम व्यापार अच्छे से कर सकते हैं और व्यापार से ही हमारा कहीं कहीं मुनाफा होगा। बात करते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे वो पुर्तगालियों के भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यानी अगर अल्बुकर्क आएगा तो ये पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक थे। अल्मेडा की बात करते हैं तो अल्मेडा जो था ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर पोर्तुगीज इस्टाब्लिश देयर फैक्ट्री इन बंगाल। पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चिंसूरा, दूसरा है बंदेल, तीसरा है श्रीरामपुर, चौथा है हुगली। तो हुगली, देखिए 2 चीज़ है, एक होता है हुबली, एक होता है हुगली। हुगली की बात करते हैं तो वो आ जाता है हुगली। हुगली कहाँ पर आता है, तो हुगली आ जाता है वेस्ट बंगाल में, यानी बंगाल में। और अगर हुबली की बात करते हैं तो हुबली कहाँ पर आता है, हुबली जो पड़ता है वो पड़ता है केरल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। और ये कब स्थापित किया था ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। कभी कभी ये भी आता है कि क्वेश्चन ये दे देगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में कब स्थापित किया था। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो गया कि भैया हुगली में किया था और 1529 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्रिटिश कंपनी गेट फायर लाइसेंस टू ट्रेड इन इंडिया फर्स्ट लाइसेंस। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में पहली बार व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया था। तो यहाँ पर 4 ब्रिटिश कंपनियां हैं। पहला लीवेंट कंपनी, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है ऑस्टर्न कंपनी, चौथा है इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर आता है लीवेंट कंपनी। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, उनको लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने में तीसरे नंबर की कंपनी थी। सबसे पहले जो व्यापार करने आई थी कंपनी वो सिर्फ व्यापार करके वापस चली गई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार तो किया ही किया, व्यापार के साथ जब इसने देखा कि भारतीय साम्राज्यों में कोई एक राजा नहीं है तो इसने शासन करना शुरू कर दिया। चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से हो, चाहे वो कानून चार्टर एक्ट हो कह लो या फिर रेगुलेटिंग एक्ट कह लो, इसके माध्यम से इसने शासन भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जो लीवेंट कंपनी थी जो 1593 में 1593 में आई थी, ये सिर्फ व्यापार करके वापस चली गई थी। क्योंकि एक अच्छा व्यापारी जो होता है वो सिर्फ व्यापार पर ध्यान देता है, लेकिन जो व्यापारी कह सकते हैं अच्छा नहीं होता वो व्यापार के साथ साथ कहने के साम्राज्य भी देखना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कह सकते हैं 1600 में आई थी, लेकिन लीवेंट कंपनी 1553 में आई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच ब्रिटिश गवर्नर थ्रो आउट बाई औरंगजेब। यानी औरंगजेब ने किस ब्रिटिश गवर्नर को भारत से निकाल दिया था। 4 ऑप्शन है, जॉन चाइल्ड, जॉन गैर, निकोलस वेंट और एंजीरियर। तो बात करते हैं जॉन चाइल्ड इन 1668। जॉन चाइल्ड को औरंगजेब जो था उस समय ये भारत से उसको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी। पॉलिसी का मतलब होता है कि उस समय औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का कह सकते हैं उत्तराधिकारी था और इसने केवल कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही से व्यापार करने का अधिकार दिया था। लेकिन ब्रिटिश का ये जो गवर्नर था जिसका नाम है जॉन चाइल्ड, ये बहुत सारे फैसले जो था वो बिना राजा से पूछे ही लागू कर दे रहा था व्यापार करने के साथ साथ, जिस कारण से औरंगजेब की ये बात समझ में आई और उसने इसे कंपनी को बाहर निकालने के लिए कहा 1668 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। देखिए आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश का व्यापार के साथ अधिकार की बात करते हैं या शासन की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश का शासन जो था वो 2 युद्धों से तय हुआ कि अब जो है भारत में ब्रिटिश ही राज्य करेगी। पहला युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था।
दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सर की बात जानते हैं तो सभी को जानते हैं कि बक्सर जो है वो हमारे बिहार का ही एक क्षेत्र है जो कि आरा के आगे पड़ता है बक्सर, जहाँ पर कह सकते हैं कर्मनाशा नदी है, जो कि कर्मनाशा नदी जिसको आप चौसा बोलते हैं, तो वो तो सभी को जानते हैं। लेकिन प्लासी जो है वो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। प्लासी की अगर बात करते हैं तो प्लासी किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा प्लासी जो है ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बढ़ाते हैं 6। वेयर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर? यानी सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का भारत में अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो सिख है वो पीपीटी बनाने शायद इसने टाइपराइटर ने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा इसका से नहीं दिख रहा है, वहाँ सिख है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे तो याद रखिएगा SIKH है, वो सिख है, तो कॉपी में सिख लिखिएगा। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। खड़ग सिंह। बात करते हैं खड़ग सिंह की, तो खड़ग सिंह जो थे ये किसके थे? तो राणा रंजीत सिंह के ये सुपुत्र थे जो कि उत्तराधिकारी बने थे। दूसरी बात करते हैं शेर सिंह, दलीप सिंह और निहाल सिंह। तो सिख के जो अंतिम शासक थे हमारे भारत साम्राज्य में वो थे दलीप सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ब्रिटिश जनरल डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टोनोवा? देखिए बात करते हैं पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था हैदर अली? हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। कहा जाता है कि अंग्रेज और ये आप साउथ में कहते हैं मैसूर, कर्नाटक वार, एंग्लो मैसूर वार। बात करते हैं ब्रिटिश और मैसूर में 4 युद्ध हुए थे। 2 इनके पिताजी ने यानी हैदर अली ने लड़ा था और 2 जो थे वो टीपू सुल्तान ने लड़ा था। इनके पिताजी जो थे वो एंग्लो मैसूर 2nd वार में मारे गए थे और जो टीपू सुल्तान था वो एंग्लो मैसूर 4था वार में मारा गया था। तो इसमें से किस पोर्टोनोवा में जो पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था इसमें किस जनरल ने हराया था हैदर अली को? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैप्टन पोप होम, हेक्टर मुनरो, सर अय्यरकुट, जनरल गॉडवार्ड। तो ये हो जाएगा सर अय्यरकुट। जी हाँ, उस समय के जो जनरल थे वहाँ के वो अय्यरकुट थे और इन्होंने ही हैदर अली को हराया था पोर्टोनोवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हु स्टार्टेड बनारस रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ जो था वो बनारस विद्रोह किसने शुरू किया था? बनारस का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश के खिलाफ किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 राजा चेत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अशफदुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 राजा नारायण सिंह। तो हो जाएगा राजा चेत सिंह। जी हाँ, जो राजा चेत सिंह की बात करते हैं उस समय ये बनारस के काफ़ी फेमस राजा थे और कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों में इनकी ख्याति थी, इसलिए इन्होंने कह सकते हैं बनारस का विद्रोह शुरू किया था ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। हु स्टार्टेड रिंग फेंस पॉलिसी? रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब होता है किसी भी साम्राज्य को एक घेरे में ले लेना। रिंग जिसको बोलते हैं और फेंस का मतलब होता है उसको घेरना। तो रिंग के आकार में किसी चीज़ को घेरना होता है रिंग फेंस पॉलिसी। और रिंग फेंस पॉलिसी जो थे इनमें से किसने लेकर आया था? वैरन हास्टिंग। एक तरह समझ सकते किसी साम्राज्य को अपने अधीन ले लेना वो था रिंग फेंस पॉलिसी और लेकर आए थे वैरन हास्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। हु एस्टैब्लिश जुडिशियल पॉलिसी इन इंडिया? वहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा पीपीटी जो है थोड़ा सा इधर चला गया है। भारत में न्यायिक नीति, हिंदी में कहें तो भारत में न्यायिक नीति के जनक कौन है? यानी किसने भारत में ये कहा था कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो हमारे पास आए और हम उसका न्याय करेंगे? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लॉर्ड मयो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन। तो वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन लेकर आए थे न्यायिक पद्धति। और कब लेकर आए थे? 1793। और 1793 में लेकर आए थे लॉर्ड कर्नवालिस, एक और नाम से भी जाने जाते हैं जिनका नाम है परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी जिसको हिंदी बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। भारत में अस्थाई बंदोबस्त भी यही लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन रूलर फर्स्ट अडॉप्टेड सब्सिडरी एलियंस? यानी भारत में कौन सा पहला ऐसा शासक था जिसने सब्सिडरी एलियंस, जिसको बोलते हैं आप कह सकते हैं सहायक संधि पर अपना विचार या फिर समर्थन किया था? तो वो हो जाएंगे नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब जो थे वो सहायक संधि को सबसे पहले अपनाने वाले भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जेम्स एंड्रयू रैमजे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल? यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल का जो वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू रैमजे था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी
कहने को तो हम लोग कहते हैं, इनका एक ये ऑफिशियल नेम था लॉर्ड कैनिंग, मतलब लॉर्ड डलहौजी, लेकिन इनका जो रियल नेम था इंग्लैंड में वो था जेम्स एंड्रयू रैमजी। और लॉर्ड डलहौजी 3 चीज़ के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति, दूसरा जाना जाते हैं ये टेलीग्राम के लिए, और तीसरे जाने जाते हैं ये इंडियन रेलवे के लिए। ठीक है, 1853 में इन्होंने रेलवे शुरुआत की था मुंबई टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपनी फर्स्ट स्टार्टेड रेलवे टूर। देखिए रेलवे की बात आएगी कि रेलवे किसने शुरू किया था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लेकिन रेलवे टूर की बात करते हैं, यानी रेलवे से किसी व्यक्ति को यात्रा करने की शुरुआत किस कंपनी ने की थी, तो यहाँ पर 4 कंपनियां दी हैं, ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध रेलवे, तो हो जाएगा पेनिसुला रेलवे। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने रेलवे शुरुआत किया था, उन्होंने रेलवे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए शुरुआत किया था ताकि अपना माल आसानी से मुंबई टू थाने आराम से भेज सके। लेकिन कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन पेनिसुला रेलवे जो था, इन्होंने आम जनता के लिए भी यात्रा के लिए रेलवे की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जब टूर की बात आएगी तो इंडियन पेनिसुला रेलवे, सिर्फ रेलवे की बात आएगी तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड विडो रीमैरिज एक्ट, यानी किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनः विवाह सिस्टम शुरू किया था। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ, तो याद रखिएगा हिंदी में नहीं होने के बावजूद भी मैं आपको क्वेश्चन को बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं और जिनको बिहार दरोगा बनना है या फिर बिहार एसएससी इंटरव्यू निकालना है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बिल्कुल मायूस मत होइए। भले ही लिखा हुआ है इंग्लिश, लेकिन मैं सबसे पहले बाइलिंगुअल लेके चलता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे तो इंग्लिश समझ ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बिहार बोर्ड से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ताकि जब वो वीडियो को देखें और जब क्वेश्चन लिखें अपने कॉपी में तो इसे हिंदी में लिखें। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनः विवाह सिस्टम शुरू किया था। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हेडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि लॉर्ड कैनिंग जो था, इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि लिखा हुआ गवर्नर जनरल, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। साथ ही साथ ये भारत का पहला वायसराय भी था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जब पहला एक्ट बना था 1858, इसमें इसको वायसराय के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और इसने एक और भी काम किया था जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विधवा पुनः विवाह को सिस्टम शुरू किया था। यानी भारत में वैसी विधवाएं जिनका शादी नहीं होता था, भारत में पहले परंपरा क्या थी कि जिस पुरुष का, पहले तो था सती को सिस्टम समाप्त हुआ तो सती का थोड़ा सा मोल्ड किया गया, तो हो गया चलो भाई विधवा जो है उसको हम पति के साथ जलाएंगे नहीं, वो जीवन भर किसी शादी नहीं करेगी। लेकिन बाद में थोड़ा सा और सुधार आया और हुआ कि भाई अगर वैसी महिलाएं जिनका पति जो है वो काफ़ी कम उम्र में मर जाता है, उनके सामने पूरी एक उम्र बची हुई है, वो पूरी उम्र कैसे रहेंगी, इसलिए उनको फिर से विवाह करने का अधिकार जो था वो लॉर्ड कैनिंग ने दिलवाया कानून बना करके। ठीक है, और कब बनाया, 1856, और जस्ट इसके 1 साल बाद ही क्रांति हुई, 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आएगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच वायसराय वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बिहार एसएससी के इंटर लेवल में 2014 में पूछा गया है। भारत में कौन सा ऐसा एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी, तो याद रखिएगा वो होंगे लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो से एक और क्वेश्चन, देखिए जहाँ भी मैं संभावनाएं बनती हैं क्वेश्चन समझाने की 1 से 2 कॉन्सेप्ट तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो से एक और कॉन्सेप्ट आया था, लॉर्ड मेयो इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी इसने ही भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की। आज जो हम देखते हैं हर गांव में पंचायती होती है, शहर में नगर निगम होता है, तो इंडिया में नगर निगम को लाने वाला लॉर्ड मेयो ही था। लेकिन अच्छे लोग ऐसे भी बहुत कम दिन तक रहते हैं, पता ही है, बुरे लोग से दुनिया बड़ी बड़ी है, और अच्छे लोग की जो होती है बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड मेयो को जब ये अंडमान निकोबार जेल में किसी सिलसिले से गए थे, विजिलेंस में गए थे, समीक्षा में गए थे, तो वहीं पर एक कैदी ने इन पर हमला कर दिया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड मेयो से 2 चीज़ें, एक तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने कहाँ शुरू किया था, मद्रास में। ठीक है, चेन्नई के मद्रास में शुरू किया था नगर निगम, और दूसरा इनकी हत्या इनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी, कब, 1872, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में कैदियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड मॉन्यूमेंट सर्वे एक्ट, यानी इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने पुरातत्व सर्वेक्षण, हिंदी में बोले तो पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, यानी जिसके माध्यम से जो भी पुराने चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए कानून बनाया गया। जैसे पता होगा भारत में बहुत सारे से पुरातत्व, जैसे लाल किला की बात करते हैं, इंडिया गेट की बात करते हैं, गेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये सारे पुरातत्व चीज़ें हैं, तो उनको संरक्षण किया जाए। तो इसमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, तो वो होगा लॉर्ड कर्जन।
और लॉर्ड कर्जन ही एक और भी पॉलिसी लेकर आया था, डिवाइड एंड रूल, और इसने ही बंगाल का विभाजन भी किया था 1905 में। तो देख रहे होंगे ये पहला एक्ट लेकर आया 1904 में, और अगले ही दिन एक बुरा काम भी किया, अगले साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम विच पार्टी दादा भाई नरोजी अपॉइंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन। आपको पता होगा जिस तरह से हमारे लोकसभा जानी जाती है, संसद में लोकसभा जानी जाती है जहाँ के मुख्य नेता होते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही जो लंदन था, लंदन के जो सभा जो संसद होती है उसका जो लोकसभा उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब होता है वैसे लोग जिसको कॉमन लोग चुन कर देते हैं उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो दादा भाई नौरोजी चूँकि सबसे पढ़े लिखे उस समय व्यक्ति थे और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से, एक संपन्न बैकग्राउंड से आते थे, इन्होंने ही एक किताब भी लिखी थी, वो आपको क्लियर कर देता हूँ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने एक और भी किताब लिखी थी, ड्रेनेज पॉलिसी, ड्रेनेज इकोनॉमिक पॉलिसी। ड्रेनेज इकोनॉमिक पॉलिसी यानी किस तरह से जो है वो ब्रिटिश हमारे अर्थव्यवस्था का दोहन कर रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन में चुनकर गए थे, तो 4 ऑप्शन है, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। तो ये लिबरल का मतलब है उदारवादी पार्टी से गए थे चुन करके हाउस ऑफ कॉमन में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, विच रिवोल्यूशनरीज रियल नेम वाज आत्मारंग पांडुरंग। इसमें से कौन से क्रांतिकारी का जो नाम था वो वास्तविक नाम आत्मारंग पांडुरंग था। ये भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी बार आया था जो 66 बिहार दरोगा आया था जिसमें फायर का भी था और मद्य निषेध, उसमें क्वेश्चन आया था कि आत्मारंग पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था, तो वो हो जाएगा तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो भी नए व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस क्वेश्चन मिलते रहे और आपके एग्जाम में सफलता सुनिश्चित होते रहे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, हु हैड रिटेन काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडियन लैंग्वेज। इनमें से किस व्यक्ति ने भारत के 57 की क्रांति का कारण भारतीय भाषा में लिखा। भारतीय भाषा मतलब क्या होता है, उस समय बहुत सारे किताब जो थे वो अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे, कुछ उर्दू भाषा में लिखेंगे, यानी हिंदी में लिखने वाला इसमें कौन था, तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। नाम देख कर समझिए कि उर्दू में लिखे थे, इन्होंने हिंदी में लिखा था कि 57 की क्रांति का कारण क्या था भारत में। ठीक है, कौन लिखे थे, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट स्टार्टेड। छोटा नागपुर का जो जनजातीय विद्रोह था वो कब हुआ, तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी का था और इसमें आंसर हो जाएगा 1899 में छोटा नागपुर में जनजातीय विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु यूज द वर्ड आदिवासी फॉर ट्राइबल पीपल। वीबीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है, बीपीएससी आई थिंक लगता है मुझे 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में जो बात करते हैं, तो इसमें अगर बात करते हैं तो किस व्यक्ति ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ट्राइबल पीपल के लिए, तो वो थे, इनमें से 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबाई फूले और बी.आर. अम्बेडकर। तो ये होगा ठक्कर बापा ने जनजातियों के लिए आदिवासी वस्त्र यूज किया था। बहुत सारे बच्चे इसमें हिट कर देंगे, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी ने आदिवासियों की मदद की थी लेकिन ये शब्द आदिवासी दिया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन एंड वेयर तेभागा मूवमेंट स्टार्टेड, यानी तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है, बंगाल, बिहार, केरला और पुणे। तो तेभागा जो था वो बंगाल में इस्तेमाल हुआ था और ये आज़ादी के 1 साल पहले हुआ था 1946, और किसके द्वारा किया गया था, तो ये एक तरह से किसानों का आंदोलन था, तेभागा आंदोलन बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज द फर्स्ट मद्रास, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा है, वो मद्रास नहीं है, वो स्पेलिंग एरर है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ने भारत में सबसे पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, मुंबई, अलीगढ़। तो वो हो जाएगा कलकत्ता, और कलकत्ता में कब किया था, 1780 में। मदरसा ये वो जगह थी जहाँ पर लोगों को स्थानीय भाषा का ज्ञान दिया जाता था ताकि वो अपने धर्म के प्रति सचेत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सैंडलर कमीशन बिलोंग्स टू, सैंडलर आयोग किससे संबंधित था, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, रेवेन्यू राजस्व, एजुकेशन शिक्षा, पुलिस। तो हो जाएगा एजुकेशन से सैंडलर आयोग संबंधित था और ये कब हुआ था, तो ये आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था 1917 में भारत में। नेक्स्ट
तो दोस्तों ये रहा हमारा अभी तक का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। थोड़ा समय कम था इस कारण से मैंने 23 क्वेश्चन बनाया, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको और अच्छा बनाऊंगा। तो वैसे नए व्यूवर्स जो हमारे इस वीडियो को देखे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको पता है कि हमारा अगले महीना दोनों फॉर्म आ रहा है। इस 27 तारीख को तो बीएसएससी बिहार इंटर लेवल वैकेंसी आ रही है, और अगले जो है वो 15 अक्टूबर को आपका बिहार दरोगा 1275 आ रहा है। तो वैसे बच्चे जिनके पास पेड बैच खरीदने के पैसे नहीं है, जिनको फ्री में पढ़ना है और इनके अंदर जुनून है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, सफलता लेने का, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि इस चैनल पर आपको फ्री बैच आने वाला है बिहार दरोगा के लिए भी और बिहार इंटर लेवल वैकेंसी के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।